नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के लोक वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2020 में प्रस्तुत बजट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति कितना रुपये अनुमानित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 83,831 करोड़ रुपए। मार्च 2020 में प्रस्तुत बजट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति में 83,831 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व आय में कर राजस्व कितना अनुमानित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 52,958 करोड़ रुपए। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व में कर राजस्व का योगदान 52,958 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य के कुल राजस्व आय में कर राजस्व का योगदान लगभग 63% है, जिसमें 16.66% की वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व आय में गैर कर राजस्व कितना अनुमानित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 30,873 करोड़ रुपए। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व आय में गैर कर राजस्व का योगदान 30,873 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 1.89% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें केंद्रीय अनुदान की 70% सर्वाधिक भागीदारी है। अगला प्रश्न है, राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 13,814 करोड़ रुपए। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय 13,814 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला प्रश्न है, राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व आधिक्य कितना अनुमानित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2,431 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व आधिक्य 2,431 करोड़ रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नई भुगतान योजना के तहत रुपे कार्ड देश में कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2014 में। रुपे कार्ड एक नई भुगतान योजना है जिसे एनसीपीआई द्वारा नियोजित किया गया है। यह एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है, जो कि सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रुपे कार्ड को 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क प्रणाली है, जो कि भारतीय बैंकों को काफ़ी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कार्ड धारक को दुर्घटना की स्थिति में कितने रुपए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1,00,000 रुपये। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कार्ड धारक को दुर्घटना की स्थिति में 1,00,000 रुपये दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। इसमें खाताधारक लाभार्थियों को 1,00,000 रुपये तक की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इसके अलावा 30,000 का सामान्य जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में पहले खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपये दिए जाते थे, जो कि अब दुगना कर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
इस सुविधा के तहत आप बैंक से 10,000 रुपये तक की रकम ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जनधन बैंक खाते का रिकॉर्ड अच्छा हो। आसान भाषा में समझे तो यह एक छोटी अवधि के लोन की तरह है, यानी कि खाते में पैसा नहीं होने पर भी वह 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र 65 साल है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। बता दें कि देश में गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की धनराशि के ऋण को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों आदि के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन ऋणों को लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन करने वाली गतिविधियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए दिया जाता है। यह मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: शिशु, किशोर और तरुण, जो कि ऋण लेने वालों के विकास अथवा विकास और धन की आवश्यकताओं के चरण को दर्शाता है। इसमें शिशु ऋण योजना के तहत 50,000 रुपये तक की ऋण, किशोर ऋण योजना के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक की ऋण तथा तरुण ऋण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की ऋण सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है, जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रुपये है, जिसमें संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 18 से 70 आयु वर्ग सीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्रता हेतु 18 वर्ष से 70 आयु सीमा वर्ग के व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। यह योजना मृत्यु अथवा विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए अथवा अस्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत अथवा निम्न आय वर्ग समूह के पेंशन के लिए प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसमें वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये व्यय कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकते हैं। यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं हैं, जैसे कि सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई है। इसकी पात्रता हेतु 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। इसमें 60 वर्ष की आयु में पेंशन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2015 में।
सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुभारंभ किया गया था। यह केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। 10 वर्ष से कम आयु की बालिका इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत 250 रुपये सालाना न्यूनतम जमा राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें लड़की के जन्म लेने के बाद और 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कराया जा सकता है। इसमें 18 साल की उम्र होने के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु यह दर बढ़ाकर 9.2% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ई शक्ति योजना का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं सहायता समूहों का डिजिटाइजेशन। ई शक्ति योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों का डिजिटाइजेशन करना है। इस योजना का शुभारंभ नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह योजना राज्य के 8 जिलों में संचालित है। ये जिले हैं राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायगढ़ और कांकेर। इस योजना से समूहों के वर्गीकरण से ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी और साथ ही बैंकों को स्व सहायता समूहों को ऋण देने में भी आसानी होगी।